हेलो एवरीवन। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य की, तो उसमें हम दृष्टि के नोट्स पढ़ रहे हैं। तो दृष्टि के नोट्स में हमारा आज का टॉपिक प्रेमचंद प्रसाद योग है। तो इसको पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे प्रेमचंद जो थे वो सामाजिक यथार्थवादी थे, तो वो सामाजिक यथार्थ के ऊपर लिख रहे थे, लेखक थे। ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड हमने देखा था 1907 से 1925 तक और 1925 से 1936 तक का था। और इन्होंने दो पार्टों में कहानी लिखी है। पहली कहानी तो थी यथार्थवादी आदर्शवाद के ऊपर थी, आदर्शवादी यथार्थवाद तो उसके ऊपर थी। तो दूसरी थी चरम यथार्थवाद के ऊपर। ठीक है। दो तरह की इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने व्यक्ति की अनुभूतियों और मनोवैज्ञानिक के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। तो प्रेमचंद प्रसाद युग का जो टाइम पीरियड है वो 1915 से 1936 तक चलता है। 1915 के आसपास हिंदी कहानी में दूसरे चरण का आरंभ दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया है। ठीक है। तो दोनों लेखक 1910 में के आसपास ही लिख रहे थे। 1915 के ईस्वी तक आते आते कि इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से एक नए युग की कहानी पहचान बन गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि जो प्रसाद थे उन्होंने व्यक्ति की अनुभूतियों और मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानी का विषय बनाया। तो दो अलग अलग चल रहे थे। फिर गांधी जी का प्रारंभ हो जाता है 1915 में। वो आते हैं भारत लौट के। तो हिंदी कहानी का जो प्रेमचंद प्रसाद युग था वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग रूप से व्यक्त होता है। तो प्रेमचंद को लंबे समय तक गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों से प्रभावित रहे थे। उनकी कहानियों में यह प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखता है। जयशंकर प्रसाद का यह प्रभाव उतने सीधे रूप में नहीं है जितने उन्होंने व्यक्ति की निजता जैसे विषयों पर गहरा लेखन किया है। तो वो जो बाहर जीवन को नहीं दिखा रहे थे, वो आंतरिक जीवन के बारे में लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। तो व्यक्ति की निजता जैसे विषयों को पर गहरा लेखन किया है और सरसरी तौर पर यह गांधीवादी विचारधारा के विपरीत नज़र आता है। किंतु अगर हम ध्यान से देखें तो गांधी भी दर्शन के स्तर पर आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अलग सर्वधर्म मानने का विचार में आस्था रखते थे। प्रसाद और गांधी के बीच भी गहरे स्तर पर समानांतरताएं खोजी जा सकती हैं। तो जैसे गांधी जी के दर्शन में हम आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद देखते हैं, ऐसे ही इनके जो प्रसाद जी जो लिख रहे थे उनमें भी हम देख सकते हैं। फिर कहानीकार प्रेमचंद जी आ गए, उनके बारे में। तो प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यासों और कहानियों की क्रम भूमि ही नहीं बदली और उनका कायाकल्प भी कर दिया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उन्होंने, तो एक तो कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास गोदान जैसे लिखे हैं। उपन्यासों और कहानियों की क्रम भूमि ही नहीं बदली, उनका कायाकल्प भी कर दिया। 1907 ईस्वी में अपनी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न लिखी, जो उर्दू की पत्रिका जमाना में छपी। यह वह दौर था जब किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, बंग महिला तथा आचार्य शुक्ल हिंदी कहानी के क्षेत्र में आरंभिक प्रयोग कर रहे थे। ठीक है। तो तब की बात है ये, जब किशोरीलाल गोस्वामी थे, माधवराव सप्रे, बंग महिला, आचार्य शुक्ल, हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं इनकी कहानियों को। तो तब ये आरंभिक प्रयोग कर रहे थे, किंतु हिंदी कहानी अपने शीर्षक अवस्था में ही थी। प्रेमचंद ने अपने 30 वर्षों के रचना काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित कर दिया गया है। एक वाक्य में कहें तो प्रेमचंद का आगमन जो हिंदी कहानी के इतिहास में विकास का एकमात्र चरण होकर एक लीप या छलांग है। प्रेमचंद की जो कहानियाँ तो 2 चरणों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर पहला चरण 1907 से 1925 तक का था और दिखाई पड़ता है 1925 से 1936 तक का, जो हमने ऊपर भी देखा था।
फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरे चरण में अगर शामिल की जाती हैं, और हमने सन देख लिया 1925 से 1936 तक का। अब पहले चरण को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। इस चरण में उन पर आदर्शवाद, भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन और अन्य गांधीवादी मान्यताओं का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस चरण को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये कहानियाँ यथार्थ समस्याओं पर लिखी गई थी। जैसे बूढ़ी काकी है, वो यथार्थ समस्याओं पर लिखी गई थी, किंतु अंततः बाद में वो हृदय परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आदर्श के बिंदु पर पहुंचकर समाप्त होती थी। इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद बोला जाता है इनकी कहानियों को। स्टार्टिंग की पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी जैसी कहानियाँ इसी दौर की हैं। 1925 के आसपास से प्रेमचंद पर आदर्शवाद का प्रभाव क्षीण होने लगता है। इनकी कहानियाँ यथार्थ के संघन और नंगे रूप को देखने का साहस जुटाती हैं। यहाँ कहानियाँ यथार्थ से आरंभ होकर यथार्थ में ही खत्म हो जाती हैं। जैसे कि सदगति है, पूस की रात है और कफन, ऐसी जैसी कहानियाँ इस दौर की प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ पहले चरण की कहानियाँ दी हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सिलेबस में ये बड़े घर की बेटी है, बूढ़ी काकी है, ठीक है, और एक दो हम जैसे मंत्र और ये पंच परमेश्वर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं। फिर दूसरे चरण की कहानियों में अलग योजा है, ईदगाह है, सदगति है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, पूस की रात है, कफन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक हो जाता है। अब इन्होंने बताया है कि जो प्रेमचंद की कहानी कला, उनके योगदानों की कक्षा में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो विस्तृत चर्चा की बात करें तो उन्होंने अलग योजा के बारे में बता दिया है कि मतलब ये इनके चरित्र हैं, और चरित्रों के माध्यम से उन्होंने एक होती है ना कि जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं उनको ही शॉर्ट रूप में उन्होंने बता दिया है। वहाँ पे अलग योजा, ईदगाह है कि वहाँ पे क्या क्या होता है, तो वो आप जो प्रेमचंद की बुक है उनमें भी देख के पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अलग से और ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हिंदी कहानीकार जयशंकर प्रसाद, तो इसमें आपको सारे तत्व मिल जाएंगे। आपको अलग पढ़ने की, अलग कुछ और चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। दृष्टि के जो नोट्स बोलते हैं ना कि इनफ है, वो इनफ है, ठीक है। इनसे आप आंसर लिख सकते हो अच्छा। और दूसरा, आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना, तो उनसे और हमारी जो समझ है वो और अच्छे से बढ़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि कहानीकार जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में है। तो जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ, नाटक तो स्कंदगुप्त हमारे सिलेबस में है, और ठीक है, उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं बल्कि रोमांटिक और स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। उन्होंने कुल लगभग 69 कहानियाँ लिखी हैं, जो छाया, प्रतिध्वनि, अब इनकी एक दो याद रख लेना कि कौन कौन सी कहानी है। एक तो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी तथा इंद्रजाल, ये कहानियाँ हैं। इनकी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। इनकी पहली कहानी 1911 में लिखित ग्राम मानी जाती है। आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा आदि प्रसाद की बहुचर्चित कहानियाँ हैं। फिर इनका दूसरा जो पॉइंट दिखता है वो बताते हैं कि प्रेमचंद का दृष्टिकोण, प्रसाद का जो दृष्टिकोण है वो प्रेमचंद से काफ़ी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है। बोलते हैं ना कि जैसे कि जिनका पेट भरा होता है तो वो फिर समस्याओं को नहीं देखते हैं, फिर वो उनकी अलग ही दुनिया चलती है कि आंतरिक जीवन में क्या क्या समस्याएँ, ठीक है, तो उनके ऊपर ज़्यादा लिखते हैं। तो प्रेमचंद जी जो है वो अच्छे घर से थे, तो इसलिए उन्हें समस्याएं और समाज की समस्याएं नहीं दिख रही थी। वो अंदर की जो इंसान के अंदर की जो अंतरात्मा होती है उनकी समस्याओं को उभार रहे थे, ठीक है। इसलिए राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्व
तत्वों से निर्मित है, इसलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में हैं। इसके लिए वे कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। ठीक है। सामाजिक यथार्थवाद से ज़्यादा महत्व उन्होंने व्यक्ति के मन के भीतर विद्यमान मानसिक यथार्थ को दिया है। तो देखो ये समस्याएं उभार रहे थे कि सामाजिक यथार्थ से नहीं मतलब उनसे ज़्यादा महत्व जो है मानसिक यथार्थ पे दिया है। प्रसाद की जो कहानियों का प्रथम संग्रह छाया है, इसमें ग्राम, चंदा, रसिया बालम आदि कहानियाँ हैं। ये छोटी छोटी आख्यायिकाएँ हैं, इनमें जिनमें घटनाओं का पूर्ण चित्र नहीं, वर्णन उनकी छाया खींची गई है। तो ये छाया का बता दिया इन्होंने कहानी का। प्रसाद की दूसरी कहानी है प्रतिध्वनि। तो यहाँ पे देखो ये जो यूज़ हो रहे हैं ना वर्ड, नियतिवादी दृष्टिकोण, दार्शनिकता का पुट और अतीत की भव्य कल्पना पृष्ठभूमि, ये सब अपने आंसर में यूज़ करना। भावपरकता तथा रसात्मकता इस संग्रह की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आकाशदीप प्रसाद की कहानियों का तीसरा संकलन है। अब अभी हमने छाया, प्रतिध्वनि 2 कहानियाँ पढ़ी। अब नेक्स्ट है अपना आकाशदीप। तो इसमें कहानियों का तीसरा संकलन है। भाव संघर्ष, काल्पनिक चित्रण, संवेदनशील वातावरण, नाटकीय विधान और रहस्यमय खंड चित्र इस संग्रह की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आकाशदीप इस संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। आकाशदीप की जो नायिका होती है चंपा, इसमें ना अगर आपने एक मूवी है उसकी नाम ध्यान नहीं आ रहा, आमिर खान की और काजोल की है, फना मूवी। तो उसी के आधार पे है ये आकाशदीप की कहानी। तो आप इसकी कहानी देखोगे ना, पढ़ोगे तो सेम लगेगी कि आकाशदीप की जो नायिका है चंपा, वो नायक से गहरा प्रेम करती है, किंतु उसे पता चलता है, जैसे कि उसमें फना में तो वो आतंकवादी निकल जाता है, इसमें जो उसे पता चलता है कि नायक ही पिता का हत्यारा है। तो वह गहरे द्वंद्व से गुजरते हुए नायक की हत्या करने का निश्चय करती है, किंतु कर नहीं पाती। हाँ, तो उसमें तो आतंकवादी वो तो बता देती है और कि ये आतंकवादी है। इसमें क्या है कि मतलब बाद में पता चलता है कि वो पति का हत्यारा है, पिता का उसके का, और फिर बाद में वो हत्या नहीं कर पाती अपने प्रेम का। तो ये दिखाया गया है। इसका PDF थोड़ा धुंधला आ गया है। ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं, आपके पास नोट्स होंगे, आप देखते चलना उसे। आंधी जो है प्रसाद की चौथी कहानी है। संग्रह की कहानियों में पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। पुरस्कार की नायिका मधुमिलिका को पता चलता है कि उसका जो प्रेमी है राष्ट्रद्रोही है। हाँ, फना मूवी का जो मैं बोल रही थी ये वाली कहानी है आंधी। तो राष्ट्रद्रोही है, उसके मन में के भीतर जो है कर्तव्य प्रेम का, ये ध्यान पता नहीं क्या है, शुरू होता है। अंततः यह अपने कर्तव्य का अनुसरण करते हुए सच्चाई उजागर करती है, किंतु जब उसे पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है तो वह अपने लिए प्राण दंड मांगती है। यह कहानी चरम नाटकीय तनाव से संपन्न है। तो ये फना मूवी पे से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रजाल। प्रसाद का 5वां और अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल। गुंडा इस संग्रह की बहुचर्चित कहानी है। इसकी कहानियों में प्रसाद का जो दृष्टिकोण है वो बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी होने लगा था। ठीक है, तो बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी होने लगा था। फिर प्रसाद की समस्त कहानियों को प्रवृत्ति और रूप विधान के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऐतिहासिक कहानियों में सिकंदर की पराजय, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक आदि प्रमुख हैं। यथार्थवादी कहानियों में सलीम, इंद्रजाल, गुंडा आदि प्रमुख हैं। मनोवैज्ञानिक कहानी में अधिक इन्होंने बांट दिया है। यथार्थवादी कहानियों में कौन कौन सी कहानियाँ, इंद्रजाल, गुंडा, सलीम। मनोवैज्ञानिक कहानी में प्रतिभा, परिवर्तन, मधुआ। और रोमांटिक स्वच्छंदतावादी कहानियों में रसिया बालम, आकाशदीप, पुरस्कार आदि प्रधान है। भावात्मक और कहानियों में रहस्यमयी भावना का प्राधान्य है। फिर इस वर्ग की जो कहानियाँ, खंडर की लिपि, उस पार का योगी, हिमालय द्वारा पथिक आदि प्रमुख है। प्रतीकात्मक कहानियों
मैं समुद्र संवारण, ठीक है, और प्रलय कला, पत्थर की पुकार आदि उल्लेखनीय है। प्रसाद की कहानी कला के बारे में दे रखा है इन्होंने। एक मिनट, ये हम कहाँ थे, प्रसाद जी का पढ़ रहे थे। हाँ, प्रसाद जी की कहानी कला, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है कि कहानी कहानी कला में कुछ मौलिक विशेषताएं स्पष्ट है कि नारी जो उनके नारी चरित्र प्रभावशाली व आकर्षण हैं, वे अपने समर्पण तथा त्याग से भावक जो पाठक हैं और उनके मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। तो इनकी ना प्रेमचंद जी के नारी हैं, जो नारी चरित्र हैं वो प्रभावशाली हैं। जैसे स्कंदगुप्त में आपको वहाँ पे दिखेगी देवसेना, तो इस तरह के वहाँ के चरित्र हैं वो आपको दिखेंगे। तो समर्पण और त्याग से पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ते हैं। ऐसे प्रभावशाली नारी चरित्र नई कहानी से पहले कहीं दिखाई नहीं देते थे। फिर शैली की दृष्टि से प्रेमचंद ने वर्णात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। उन्होंने कुछ कहानियाँ पत्र शैली में भी लिखी हैं। मित्र वाले पत्थर, आंधी तथा ग्राम गीत जो कहानियाँ हैं आत्मकथा शैली में हैं। और संलाप शैली का सुंदर प्रयोग आकाशदीप में देखा जा सकता है। उनकी कहानियों की भाषा अत्यंत काव्यात्मक, भावमयी और है, जिसमें बिंब, प्रतीक, लय जैसे सरल मनत के साथ उपस्थित हैं। उनके अतिरिक्त अतीत में वातावरण की सुंदर प्रयोग भी प्रसाद की कहानियों की विशेषता है। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा है। तो सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ को उभारा है, इनका यहाँ पे महत्व दिखाई देता है। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की यह समृद्ध परंपरा विकसित हुई और जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे जैसे समर्थ कहानीकार शामिल हुए। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है प्रेमचंद युग का, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उत्तर प्रेमचंद युग। तो ठीक है, थैंक यू।